नमस्कार साथियों। आज हम देखने वाले हैं इकाई 4 है ना। इकाई 4 हमारा रहेगा सीखने व सिखाने की जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, सीखने व सिखाने की प्रक्रिया आज हम जानने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ना। इसके अंतर्गत हमने देखा जेन पियाजे का क्या मत था, वाइगोस्की का क्या मत था, ब्रूनर का क्या मत था। इन सारी चीजों और उनसे संबंधित सभी फैक्ट जो एग्जाम में आए हुए हैं और जिनका आने का पूरा संभावना है, वो सारे पॉइंट्स को हमने पिछली क्लास में कवर किया हुआ था। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं सीखने और सिखाने का जो प्रक्रिया होता है ना, उसके बारे में आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लासेस शुरू करते हैं। विकास शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे विकास। ठीक है, तो जो विकास शब्द है, तो विकास से तात्पर्य व्यवस्थित और संगतिपूर्ण तरीके से परिवर्तनों का एक प्रगतिशील श्रृंखला में होना जो है वो विकास कहलाता है। या वो विकास क्या हो सकता है? शारीरिक और व्यवहारिक विशेषताओं में परिवर्तित को इंगित करता है जो क्रमानुसार उभरते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हो जाएगा विकास क्या है? सुव्यवस्थित, सुसंगतिपूर्ण या संगतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन क्या है? शारीरिक और व्यवहारिक विशेषताओं में परिवर्तन को इंगित करता है या दर्शाता है, तो हम कहते हैं कि विकास हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद बाल विकास से संबंधित कुछ मान्यताएं हैं। ठीक है, जैसे बाल विकास है, तो बाल विकास से शुरू, जैसे कि हमने पिछली क्लास में जब जब संज्ञानात्मक विकास का बात होगा, जीन पियाजे यहाँ से आएंगे। ठीक है, जब सामाजिक सांस्कृतिक होगा, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत सामाजिक और सांस्कृतिक की बात आएगी तो लेव वाइगोस्की आएगा। ठीक है, ये हमने बताया हुआ था। और व्यवहारवादी, ठीक है, जब जब व्यवहारवादी या व्यवहारवाद का बाद आएगा तब तब ये वाटसन का नाम यहाँ से आएगा। तो तीन चीज हमारे यहाँ से, तीन चीज ऐसे ही याद हो जाएगा। और किशोरावस्था को बड़े संघर्ष और तनाव का किसने कहा था? यहाँ पर देखेंगे स्टेनले हाल। ठीक है, ये पिछली क्लास में भी हमने बताया था कि स्टेनले हाल ने ही कहा है कि जो किशोरावस्था का जो अवस्था होता है वो तनाव और तूफान का अवस्था होता है। ठीक है, यहाँ तक। फिर पहला देखते हैं जय परिपक्वता से संबंध है। ठीक है, तो जय परिपक्वता, ठीक है, जय परिपक्वता। ठीक है, यहां से हो जाएगा। तो जैव से आप जैविक से आप याद रख लेंगे, गैस से याद रख लेंगे। ठीक है, जैविक गैस। ठीक, तो जैविक से आप गैस ले याद रख लेंगे। ठीक है, स्टेनले हाल हो जाएगा। ठीक है, जैविक परिपक्वता से संबंधित अगर बात करेंगे तो स्टेनले हाल और अर्नाल्ड गेसेल। ठीक है, तो जैविक गैस। ठीक है, व्यवहारवाद की बात आएगा, वाटसन आ जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में मुख्य रूप से जीन पियाजे का नाम आएगा। जब सामाजिक सांस्कृतिक की बात होगी, ठीक है, तो वाइगोस्की का नाम आएगा। और किशोरावस्था को तनाव का अवस्था किसने कहा था? स्टेनले हाल। ठीक है, तो यहां से 5 जो मान्यता है वो हो जाएगा। ठीक है, छठवां हम देखते हैं शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता और विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक तेजी से होता है। ठीक है, तो ये सीखने की प्रक्रिया हो रहा है, सीखने। ठीक है, विकास, सीखने की सीमा और तीव्रता। ठीक है, तो व्यवहार में लाएंगे तभी तो सीखेंगे, या कोई प्रक्रिया होगा तभी तो सीखेंगे। तो ये आपका व्यवहारवाद से ही जुड़ा हुआ है ना। व्यवहार सीखेंगे तो व्यवहार परिवर्तन होगा, तो व्यवहार की बात आ रही है, इसलिए हम वाटसन यहाँ से याद रख लेंगे। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं। ठीक है, तो नया चीजें, नवीन विशेषताएं आएगा और उसको लॉक कर देंगे। ठीक है, जैसे विकास के परिणाम स्वरूप, ठीक है, विकास के परिणाम स्वरूप जो नई विशेषता आएंगे उसको हम क्या है? लॉक कर देंगे। तो लॉक से आप याद रख लेंगे हर लॉक। ठीक है, हर चीजों को लॉक कर दो। विकास का परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं। ठीक है, क्या चीज होती है? नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं क्या होती है? प्रकट होती है। और उन हर चीज को क्या कर देना है? लॉक कर देना है। तो यहां से आप यहां से हर लाख को याद रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है कि बच्चे, ठीक है, बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षक होती है ना, या शिक्षिका जो होती है वो उनकी माँ होती है। ठीक है, तो बच्चे की जो बुनियादी शिक्षा है वो माँ के सानिध्य में होती है। तो बुनियादी शिक्षा से तात्पर्य जो प्रारंभिक होती है या जो बुनियाद होती है, जो नींव होती है, जो प्रारंभ की शिक्षा होती है वो माँ के रूप होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो माता है ना, वो अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा मतलब कहीं पर भी किसी भी स्थिति में जो सिखाया जाता है वो अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगा। उसके बाद जो औपचारिक शिक्षा है, ठीक है, औपचारिक शिक्षा क्या है? एक शिक्षा के अंतर्गत स्कूल हो जाएगा। ठीक है, ये स्कूल में जो एक नियमित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है वो हमारा औपचारिक शिक्षा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि बच्चे की माँ के साथ अनौपचारिक शिक्षा जीवन के बाद के वर्षों की औपचारिक शिक्षा की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। ठीक है, तो जो माँ की जो प्रारंभिक या जो बुनियादी शिक्षा होती है वो जीवन के बाद के वर्षों की औपचारिक शिक्षा की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। तो ये अनौपचारिक शिक्षा ज्यादा प्रभावी होती है तुलनात्मक रूप से औपचारिक शिक्षा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे ये शिशु अपने माँ को 3-4 माह में पहचान लेता है।
और उसके सानिध्य में अपने आप को अधिक सहज महसूस करता है। ठीक है, तो ये यहाँ से काम बन सकता है कि बच्चे कितने माह में है ना अपनी माता को पहचानना सीख जाते हैं। ठीक है, तो 3 से 4 माह में। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हम देखेंगे विकास के आयाम। ठीक है, विकास किस तरह से हो सकते हैं, कितने प्रकार से हो सकते हैं, किस किस क्षेत्र में हो सकते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा शारीरिक विकास। ठीक है, शरीर का जो विकास होगा वो शारीरिक विकास हो जाएगा। संवेगात्मक विकास, ठीक है, ये इमोशनल है, भावात्मक विकास है या संवेगात्मक विकास के अंतर आ जाएगा। नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। ठीक है, तो नैतिक, यहाँ से नैतिक जो विकास होगा वो नैतिक रूप से होगा। संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञान होगा। ठीक है, यहाँ से सामाजिक विकास। ठीक है, आपको समाज के प्रति किस प्रकार से कैसे व्यवहार को लाना है, किस प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करना है या कैसा व्यवहार करना है, ये हमारा सामाजिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, विकास का अर्थ बच्चे का सर्वांगीण विकास है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बच्चे का विकास किस तरह से होता है। ठीक है, आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है शारीरिक विकास, दूसरा हो सकता है संवेगात्मक विकास, तीसरा हो सकता है नैतिक विकास। ठीक है, तो यहां से आपको कूट के रूप में दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा कि केवल कोई एक विकास होना ही बच्चे का विकास नहीं है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना ज्यादा जो विकास का अर्थ है ना, वो सर्वांगीण विकास, जब सभी रूप से या सभी चीजों का जब विकास होगा तब हम कहेंगे कि बच्चे का विकास हो रहा है ना। उसके बाद बाल विकास से संबंधित जो फैक्ट है या जो संबंधित तथ्य है जो ऑलरेडी पिछले एग्जाम में आए हुए हैं ना, प्री डीएलएड एग्जाम में आया हुआ है, ये आपका ये आपका सीजीटेट एग्जाम में आया हुआ है। तो इन पॉइंट्स को देखते हैं और इन पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं ना। बच्चों के भावात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण। ठीक है, लोकतांत्रिक वातावरण यानी कि सब लोग समान रूप से रहेंगे और समान रूप से अपनी बातों को रख पाएंगे, वे एक दूसरे के साथ अगर कनेक्ट होंगे तभी है ना भावात्मक रूप से जो है विकास होगा। ठीक है, मानव विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, जो विकास है वो गुणात्मक होगा और मात्रात्मक दोनों होते हैं। तो यहां से आपका बन सकता है प्रश्न कि मानव विकास किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए गुणात्मक विकास, ऑप्शन बी मात्रात्मक विकास है ना विकास, ऑप्शन सी मात्रात्मक और गुणात्मक विकास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के विकास होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बाल विकास के विभिन्न चरण। ठीक है, बाल विकास के चरण मतलब हम जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था जो पढ़े थे, तो वो ये सारी अवस्थाएं इनके अंतर्गत आएगा। बाल विकास के आयाम, ठीक है, तो बाल विकास का आयाम हमने जो ऊपर देखा हुआ है ना विकास का आयाम, ये सारे यहां से आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। ठीक है, तो भिन्नता किस प्रकार से हो सकती है और कितने चीजों में भिन्न हो सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स को आगे हम देखेंगे। जैसे आप शारीरिक रूप से देख सकते हैं, ये शारीरिक रूप से हो सकता है, शिक्षक पर स्तर हो सकता है ना, बुद्धि स्तर पर भिन्नता हो सकता है, अभिक्षमता पर भिन्नता हो सकता है, रुचि पर भिन्नता हो सकता है ना। तो कितनी चीजों पर जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं हो सकती है, उस सारे का अध्ययन करेंगे। बाल विकास पर पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों। ठीक है, पर्यावरण के जो प्रभाव है तो ये आपका आनुवांशिकी प्रभाव हो जाएगा, एक आनुवांशिकी हो जाएगा, दूसरा पर्यावरण का प्रभाव। तो ये सारी चीजों को देखेंगे। बाल विकास का अध्ययन सर्वांगीण, बाल विकास का अध्ययन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ये आपका ठीक है सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त है। कक्षा में छात्रों को प्रभावी ढंग से सुना है, ये सहानुभूति शिक्षा है, ये आपका हो जाएगा। और ये पॉइंट आपके एग्जाम में आए हुए हैं। प्रशंसा विद्यार्थी के सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक उचित है। ठीक है, प्रशंसा जो शब्द होता है या दंड है ना, तो दंड नहीं देना चाहिए, उनकी प्रशंसा करना चाहिए। तो आपको एग्जाम में मुख्य रूप से जब होगा तो पॉजिटिव चीजों को ही लेकर चलना है, जो नेगेटिव चीज होता है ना, तो नेगेटिव चीज यहाँ पर कभी भी आंसर नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो चीज होती है नेगेटिव, वो आपका इसमें आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि भाषा विकास शैशवावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है, इसलिए किशोर अवस्था में शामिल नहीं है। ठीक है, जो शैशव अवस्था होता है इसमें भाषा विकास हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम में आया हुआ, टेट में आया हुआ क्वेश्चन है।
अब यहाँ पर हम देखेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, ठीक है। सबसे पहले हमने ऊपर देखा बाल विकास की अवस्थाएं, ठीक है। तो ये कहीं कहीं पर जो जीरो से 2, फिर 2 से आपका 7 हो जाएगा, 7 से 11, 11 से 16, है ना। ये कहीं पर इनके बाद थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आप इन दोनों को याद रखेंगे। विकास की अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रतिक्रिया करते हैं बच्चे? अनुकरण करते हैं, ठीक है। इंद्रियों की अवस्था, ठीक है। अनुकरण की अवस्था, तो बच्चे अब जैसा करेंगे वो उन्हीं चीजों को देखकर उनका अनुकरण करेंगे। दूसरा है 2 से 6 वर्ष, ठीक है। अंतर्मुखी या सीखने की अवस्था, ठीक है। ये अंतर्मुखी या सीखने की अवस्था। थर्ड अवस्था है उत्तर बाल्य अवस्था, ठीक है। उत्तर बाल्य अवस्था जो है 6 से 12 वर्ष का होता है। अब जैसे ही बार 6 से 12 वर्ष की आयु का है तो वो टोलियों में खेलना प्रारंभ कर देता है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, ठीक है। फिर आपका जो हो जाएगा किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था को संवेग और तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टेनले, ठीक है। ठीक है, स्टेनले ने जो किशोरावस्था की अवस्था को आंधी और तूफान का अवस्था कहा है, ठीक है। जीवन का सबसे कठिन काल, ठीक है। जीवन का सबसे कठिन काल होता है। फिर नेक्स्ट है हम देखते हैं अधिगम, है ना। अधिगम क्या होता है? अधिगम मतलब सीखने की प्रक्रिया, ठीक है। अधिगम या सीखना बहुत ही सामान्य आम प्रचलित प्रक्रिया है। जन्म के तुरंत बाद से लेकर मृत्यु पर्यंत या मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है क्या? अधिगम, ठीक है। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जन्म के तुरंत बाद ही अधिगम प्रारंभ हो जाता है और फिर बालक जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते ही रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सामान्य अर्थ में, अगर हम देखें अधिगम की बात, है ना, तो अधिगम क्या है? जब हम कुछ चीज सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, जैसे अगर मान के चलिए हम किसी चीज को नहीं जानते हैं तो उसके प्रति हमारा अलग व्यवहार रहेगा। लेकिन जब हम चीजों को जान जाते हैं या सीख जाते हैं या अधिगम कर लेते हैं तो हमारे जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से हम देखें सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो जाए। कक्षा संचार की शुरुआत उपाख्यान से करना बेहतर होता है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा। एक ही व्यवहारिक श्रेणी में ज्ञान का हस्तांतरण क्षैतिज स्थानांतरण होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि जो स्थानांतरण है ना वो आपका क्षैतिज होता है, ठीक है। सूझ समस्या समाधान में बाधा नहीं है। सूझ, ठीक है। सूझबूझ से अगर काम ले तो समस्या समाधान में बाधा नहीं है, ठीक है। बाधा नहीं है, ये हो जाएगा। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ से आपका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। या आपको यहाँ से दिया है कि अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, एक निश्चित समय तक या बाल्यावस्था तक या किशोरावस्था तक या इनमें से कुछ भी नहीं, ये आपको यहाँ से दिया सकते हैं। तो याद रखेंगे कि अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, वो आपका जन्म लेने के बाद से ही मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अधिगम के उपयोगी होने के लिए उसे जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। वुडवर्थ की अगर हम बात करें यहाँ से ना, ये भी आपका आया हुआ है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। नवीन ज्ञान या नवीन प्रक्रियाओं, ठीक है। नवीन ज्ञान या नवीन प्रतिक्रियाओं, ठीक है। इसको देख लेंगे। गेट्स के अनुसार हम देखेंगे तो गेट्स के अनुसार अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा ना, प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम है। परिभाषा एक बार यहाँ से रीड कर लेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हो सकते हैं और ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ठीक है। अधिगम जो है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे कि कारक कौन कौन से कितने प्रकार से हो सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रत्येक कारक किस किस रूप से प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि अधिगम या सीखने की प्रक्रिया, बिल्कुल बुद्धि जो है वो सीखने की प्रक्रिया को, जैसे कोई अगर स्टूडेंट शार्प है, ठीक है, या तेज है तो वो किसी चीज को जल्दी से सीख जाएगा। अगर कोई बालक मंद बुद्धि है तो वो क्या उसी चीज को धीरे से सीखेगा, ठीक है। अभी क्षमता, ठीक है, क्षमता ऊपर भी है कि आप कितना समय तक सीख सकते हैं। तो हर विद्यार्थी की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है, अभी क्षमता, है ना, ठीक है। स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कहा जाता है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, ठीक है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे जब शरीर स्वस्थ रहेगा
तो मन भी कहीं ना कहीं स्वस्थ रहेगा और आपके सीखने की जो प्रक्रिया है वो तेज है। अगर आप बीमार हैं तो कहीं ना कहीं आपके सीखने की जो प्रक्रिया है या सीखने का जो स्पीड है वो आपका कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ठीक है, वातावरण वातावरण भी बहुत जरूरी है। आप किस प्रकार के वातावरण में हैं ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। आप जिस प्रकार के वातावरण में रहेंगे उसी प्रकार से आपका अधिगम भी होगा, है ना। फिर होगा अभिरुचि। ठीक है, आप जिस चीज के लिए रुचि ले रहे हैं ना, अगर आपका मान के चलिए मैथ्स में अगर रुचि ही नहीं है तो आप मैथ्स को सीखने में आप कहीं ना कहीं कठिनाई प्रतीत करेंगे या आपको कठिनाई होगा। लेकिन अगर आपका इतिहास के प्रति झुकाव ज्यादा है या इतिहास की चीजें या कहानियों है ना के प्रति आपका अगर अभिरुचि है तो आप इतिहास के विषयों को अच्छे से सीख पाएंगे। लेकिन आप गणित के विषयों में अगर आपका अभिरुचि नहीं है तो वो आपको सीखने में कहीं नहीं कठिन होगा। ठीक है, परिपक्वता हो जाएगा, वंशानुक्रम हो जाएगा या अभिप्रेरणा। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है वो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, यहां तक। उसके बाद हम देखते हैं अधिगम अक्षमताएं। ठीक है, अधिगम की अक्षमताएं। ठीक है, सर्वप्रथम अधिगम अक्षमता के बारे में उल्लेख है सैमुअल किर्क। ठीक है, यहां से इसको देख लेंगे, एक बार बस रीड कर लेंगे सैमुअल की। इसमें मुख्य रूप से जो प्रश्न है ये आपका यहां से पूछा जाता है। ठीक है, यहां से देख ले अधिगम अक्षमताएं या आपको अधिगम करने में किस प्रकार की क्षमताएं या कहा जाए तो किस प्रकार के दोष हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, सैमुअल किर्क ने किया था 1963 में किया। किर्क के अनुसार अधिगम अक्षमताओं छात्रों के अधिगम के लिए एक प्रकार की बाधा होती है। इसके अंतर्गत कुछ बालक पढ़ने लिखने मौखिक अभिव्यक्ति शब्दों की वर्तनी गणित और तर्क शक्ति को समझने आदि में अक्षम, ठीक है, या अक्षम करते हैं या कमजोर होते हैं। तो ये पॉइंट हो जाएगा अफेजिया। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं ये पॉइंट अफेजिया। ठीक है, अधिगम अक्षमता के प्रकार कितने प्रकार से होते हैं इसको देख लेंगे। ठीक है, अफेजिया, तो अफेजिया से हम यहाँ से फेस करके आ रहा है, फेस नहीं कर पा रहे हैं तो फेस नहीं कर पाएंगे। तो जब फेस ही नहीं कर पाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे और संप्रेषण नहीं कर पाएंगे। जब फेस नहीं पाए नर्वस हो जाएंगे तो हम क्या उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा भाषा और संप्रेषण संबंधित विकार। ठीक है, डिसलेक्सिया, लेक्सी से आप याद रखें लिखना, लिखना से पढ़ना। ठीक है, लिखना से पढ़ना। और ग्राफ कैसे करते हैं, हम लिखते हैं। ठीक है, अगर कोई ग्राफ अगर हमको बनाना है ना, तो हम क्या करते हैं लिखने हैं। तो डिसग्राफिया, तो ग्राफिया से हम याद रखेंगे लेखन संबंधी विकार। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। फिर देखें डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेटर से याद आ रहा है, तो कैलकुलेटर क्या है, गणित का काम कर रहा है, तो कैलकुलेट करने में या गणित संबंधी आपका जो विकार है गणित संबंधी विकार है। ठीक है, यहां तक। फिर आएगा डिसरथरिया। ठीक है, डिसरथरिया, तो यहां से देखें बोलने की क्षमता में कठिनाई। डिस्प्रेक्सिया, ठीक है, डिस्प्रेक्सिया, प्रेक्सिया सब यहाँ देखें मानसिक विकार। फिर लिखेंगे एप्रेक्सिया। ठीक है, एप्रेक्सिया ये भाषा की समझ से संबंधित विकार। ठीक है, तो ये सारे जो विकार है वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे विकार को आप एक बार अच्छे से रीड करेंगे आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और फेजिया, फेजिया ने मतलब कि फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो फेस नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ हम देखेंगे हमारा जो भाषा है वो ठीक नहीं है, या हम संप्रेषण नहीं कर पा रहे हैं, या अपने चीजों को जो है वो आगे वाले को समझा नहीं पा रहे हैं, तो क्या ये अफेजिया हो जाएगा। डिसलेक्सिया, लेक्सिया से आपका लिखना, लिखना से पढ़ना या पठन संबंधी विकार। फिर डिसग्राफिया, ग्राफ को कैसे करते हैं, ग्राफ को लिखते हैं या बनाते हैं। ठीक है, तो लिख कर ही बनाते हैं मान के चलिए, है ना, तो ये आपका लेखन संबंधी विकार हो जाएगा। डिसकैलकुलिया, ठीक, कैलकुलेटर से है तो कैलकुलेटर किससे ले, गणित संबंधी विकार। ठीक है, डिसरथरिया बोलने की क्षमता में कठिनाई। डिस्प्रेक्सिया, ठीक है, मानसिक विकार हो जाएगा। अप्रेक्सिया ये आपका भाषा की समझ में संबंधित जो विकार है। ठीक है, तो ये हमारा आज का यही क्लास रहेगा, है ना। सीखने व सिखाने की प्रक्रिया, सबसे पहले हमने विकास को देखा, विकास के बाद हमने देखा कि क्या क्या मान्यता है। जैविक, जैविक से हमने क्या गैसले याद रखा। व्यवहारवाद की बात होगी, वाटसन का बात आएगा। संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे। आपका सामाजिक सांस्कृतिक की बात आएगी तो ये आपका वाइगोत्स्की आ जाएगा। किशोरावस्था को तनाव का किसने कहा, स्टेनले हाल ने कहा। ठीक है, शैशवावस्था व्यवहार की बात हो रही है तो वाटसन से आ जाएगा। ठीक है, विकास क्या हमने देखा, शारीरिक, संवेगात्मक, नैतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, सारे पॉइंट यहां से। फिर हमने देखा विकास की अवस्था है, विकास की अवस्था में आप मुख्य रूप से इस एज को भी याद रख लेंगे, इस एज को भी याद रख लेंगे। ठीक है, तो विकास की 4 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्था में क्या क्या प्रतिक्रिया करते हैं या किस प्रकार से बच्चे का व्यवहार होता है ये आपका यहाँ से हो जाएगा।
फिर हमने देखा अधिगम, ठीक है, अधिगम देखा। अधिगम के बाद हमने अधिगम की जो अक्षमताएं हैं, ठीक है, या कमजोरी जो है, उन सारी कमजोरियों को यहाँ से देखा। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा बुद्धि और रचनात्मकता। ठीक है, बुद्धि और रचनात्मकता जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा। और ये पूरा जो क्लास है ना, वो बुद्धि पर आधारित जितने भी वैज्ञानिक का मत है ना, बुद्धि सिद्धांत है, ये बुद्धि परीक्षण है ना, आपका मेंटल एज, क्रॉनिकल एज, ये सारा चीज आईक्यू वगैरह इसी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।